हेलो दोस्तों, शेखर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिसजनित्र के 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखेंगे जो निम्न पैटर्न पर आधारित है। ठीक है। इससे पहले मैं डिसजनित्र की थ्योरी डिटेल में सिखा चुका हूं। यदि आप डिसजनरेटर की थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो कहलाता है। तो दोस्तों, हमारा जनित्र में विद्युत वाहक बल गति के कारण प्राप्त होता है। तो कौन गति करता है? या तो हमारा आर्मेचर गति करता है। जब आर्मेचर गति करता है तो चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करता है, जिसके कारण जनित्र में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि आर्मेचर स्थिर रहे तब चुंबकीय फ्लक्स गति करता है, जिसके कारण हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत है। तो डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह डीसी जनित्र कार्य करता है। तो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है? तो यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को तीव्रता से घुमाते हैं तो वह चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है, जिसके कारण चालक पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि या तो आपका आर्मेचर गतिमान होना चाहिए या फिर चुंबकीय फ्लक्स गतिमान होना चाहिए। दोनों में से यदि कोई गतिमान रहेगा तो आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा है या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। तो दोस्तों, यदि हम स्लिप रिंग से आर्मेचर को जोड़ते हैं तो वह एसी उत्पन्न करता है, या उसको कहते हैं पल्सेटिंग करंट। ठीक है। यदि स्लिप रिंग की जगह हम स्प्लिट रिंग का प्रयोग करते हैं तो वह डीसी उत्पन्न करता है, या उसको कह सकते हैं डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर हम स्लिप रिंग जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यह पल्सेटिंग करंट उत्पन्न करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, कम क्षमता वाली डीसी जनित्र की योक बनाई जाती है। तो दोस्तों, कम क्षमता वाली मशीन की योक कास्ट आयरन से बनाई जाती है, जबकि अधिक क्षमता वाली डीसी मशीन की बात करें तो उसे कास्ट स्टील से बनाते हैं। तो पांचवा का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, कास्ट आयरन। छठा क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ है। तो दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ आपका अभ्रक होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है। तो दोस्तों, हम आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाते हैं क्योंकि यदि हम आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड नहीं बनाएंगे तो इसके कारण एक क्षति होती है, जिसे हम एडी करंट क्षति कहते हैं। तो एडी करंट क्षति क्या होता है? जब हमारा आर्मेचर पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो कुछ विद्युत वाहक बल या करंट आर्मेचर के कोर में भी प्रवाहित होने लगता है। तो इस दोष को हम एडी करंट क्षति कहते हैं। ठीक है। सातवां का हो जाएगा डी नंबर। एडी करंट क्षति की मान को कम करने के लिए हम आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर हम पोल सूच को स्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए हम पोल सूच स्थापित करते हैं। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां है, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। तो दोस्तों, हमारे आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर, किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है। तो दोस्तों हम लैप वाइंडिंग इसलिए स्थापित करते हैं क्योंकि हमें जब अधिक करंट की आवश्यकता होती है और वोल्टेज का मान कम प्राप्त करना होता है तो हम लैप वाइंडिंग करते हैं। और वेव वाइंडिंग का प्रयोग तब करते हैं जब हमें करंट का मान कम और वोल्टेज का मान अधिक प्राप्त करना होता है, तब हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, लैप वाइंडिंग में हम समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में पोल की संख्या पर इसका मान निर्भर नहीं करता है, इसका मान नियत रहता है, वह 2 होता है। ठीक है, तो 10वां का हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग जनित्र में समांतर पथों की संख्या होती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया कि जब आपका लैप वाइंडिंग रहेगा तो उसमें पोल की संख्या के बराबर ही हमारा समांतर पथों की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर 4 पोल हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर समांतर पथों की संख्या भी 4 हो जाएगी। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। किसी जनित्र के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि। तो दोस्तों हमारा ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा जब हमारा लोड करंट का मान बढ़ जाएगा, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इसका ए हो जाएगा। लोड करंट बढ़ जाने पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां है, किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध। तो दोस्तों शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध हम क्रिटिकल प्रतिरोध से कम रखते हैं। ठीक है, तो ये 13 का हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। तो दोस्तों सीरीज जनित्र, शंट जनित्र, कंपाउंड जनित्र या स्व उत्तेजित जनित्र हैं। यदि इनका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा तो यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो डी नंबर है पृथक उत्तेजित जनित्र, यह बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसलिए 14 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों यदि हमारा किसी भी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा तो उसे हम पुनः प्राप्त करने के लिए उसे किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, जिसके कारण वह पुनः ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है। तो 15 का हो जाएगा बी नंबर। शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देते हैं, जिसके कारण वह फिर से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों हमारा किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का मुख्य कारण होता है भारी ओवरलोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट और जनित्र में लंबे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखना। तो दोस्तों ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह नंबर, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनित्र उपयुक्त होता है। तो दोस्तों स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनित्र उपयुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। तो दोस्तों आर्मेचर करंट बराबर होता है लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा आर्मेचर करंट प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट। इसका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी शंट जनित्र लोड को 15 एम्पीयर धारा प्रदान करता है। यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान 220 वोल्ट हो तो शंट फील्ड का प्रतिरोध 220 ओम हो तो आर्मेचर धारा का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं लोड धारा का मान 15 एम्पीयर दिया हुआ है और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट
और शंट फील्ड का प्रतिरोध यहाँ पर दिया है 220 ओम। ठीक है, तो आपका आर्मेचर धारा बराबर होता है लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट। तो हमको लोड करंट यहाँ पर पता है। ठीक है, अब हमको बस ज्ञात करना है शंट फील्ड धारा। तो यहाँ से आपका निकाल लेंगे, ये V बराबर होता है I इंटू आर। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा V अपान के R। तो V का मान यहाँ पर 220 वोल्ट है और प्रतिरोध 200 ओम है। ठीक है, ये इसलिए I बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर 15 एम्पियर था और 1 एम्पियर, या दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा कुल 16 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 19 का उत्तर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। स्पार्किंग रहित कम्प्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, तो दोस्तों स्पार्किंग रहित कम्प्यूटेशन प्राप्त करने के लिए हम कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं, इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं, कम्यूटेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम तीनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्पार्किंग रहित कम्प्यूटेशन प्राप्त करने के लिए हम तीनों का प्रयोग करते हैं, कार्बन ब्रश का, इंटरपोल्स का और कम्पनसेटिंग वाइंडिंग, तीनों का हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।